अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज जाकिर नाइक। कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते, आपका घर है। मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन वर्थ है। कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन। मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हुआ। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स। ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरूम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ। हाँ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, हाँ 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया में। बिल्कुल, तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था, उस टाइम तो मैं तकरीरें करता मुकर्रर थाने में। और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर शहीद दीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे, तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से। फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया, 2016 में हिजरत किया। यस। मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं। जितने सर एक सवाल बनता है मेरा, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स
जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते, आपका घर है। मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान क्या आने की threats थे ममानियत वहाँ नहीं पे? थी। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते हैं, मेरे वालिद भी जानते हैं। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। ठीक है। तो ममानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटे नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर। जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाता, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरे जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर वापस लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2022 शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह। लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह। होपफुली दुआ करिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी, कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, जाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ माशाल्लाह। जी जी जी। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ, उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे। लेकिन उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इंफॉर्मेशन दी, वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक, और बोले ही वाज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना चाहिए। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तो इंडिया मीडिया में और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो
तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते मोदी हैं वो। गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, मैंने कहा गाली दे रहे मुझे क्या? गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते हैं। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत की इज्जत नहीं करता था मैं, और इज्जत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है, तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन रहते उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? वो तो बहुत मशवरा दे दिया मैंने। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया। अभी ये इलेक्शन के अंदर ज़रा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है? बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने, और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे। 543 सीट से 543 543 सीट से उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। पहले इलेक्शन में 50 से ज़्यादा मिले थे, 52-53% विथ कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55%, एंड विथ कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58%, 59 हो गई, विथ कोएलिशन कुछ 64-65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार मतलब ओवर 2/3 मेजॉरिटी अलोन बीजेपी, नॉट द कोएलिशन। तो 50% मिलने के लिए 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसे कम मिले उनको। और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर लिए, तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होते, कुछ भी कर सकते, सही, मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दी, निकाल दी, और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था जब 370 निकालने के पहले, कुछ महीने पहले, उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले। सही, 18 था या 2018 तकरीबन 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इसमें? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते हैं। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है वो आप लोग हैं। मेरी जिंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आपके? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है,
हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विथ फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुज़म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला, कहीं वो आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि ट्रैप आप तो नहीं वापस था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ लो? अल्लाह वालों। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो, आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी दो शर्तें। एक शर्त है, जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 शर्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूँ। लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते हैं, और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते हैं। तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया। वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँ, मैं बोला आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस उस पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में थे तो पास कर सकते थे। करो पार्लियामेंट में जाओ, कोई ऑपोजिशन ले नहीं सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो 543 में से 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी को मिले तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते। 10 साल तक के कोई भी पार्टी को 55 सीट्स भी नहीं मिले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। लेकिन ये इलेक्शन में अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए, और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रांग। अभी क्या हो गया, आप जो बोले ना, उनका तो दबाव और दबदबा मोदी का अभी कम हो गया। अभी ये 2 मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, जो अमेंडमेंट करके, जो मुसलमान पे जबरदस्त बहुत सी चीज़ें किए, ये 2 मेन थे। अभी 3rd करने जा रहे थे। कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आया उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए। અને 41 बिलियन स्क्वायर फीट, અને 3,800 स्क्वायर किलोमीटर। कंट्री से ज्यादा है, हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी जी जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं। क्या वो बिल के बोर्ड के अब हम नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुछ से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले, या जो वक्फ किया उसको सिक्योर किए थे। अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक, और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फायदा लिए,
तो फ़ायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है, तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं। आप समझे ना? तो कुछ मुसलमान गलत है जो मुतवल्ली है, अपने फ़ायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती।